हेलो फ्रेंड्स, आरकेजी एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि एक न्यू टॉपिक है और एक न्यू चैप्टर है आपकी साइंस की एनसीईआरटी की बुक का क्लास 8th का केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी, एक न्यूज़ है जो आपकी सीटेट के एडमिट कार्ड से रिलेटेड है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी मैंने पॉइंट्स लिए हैं आपकी साइंस की एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपकी सीटेट में ज़्यादातर आने की संभावना है। ठीक है, तो इसको पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा कोई भी पॉइंट। अगर एक भी पॉइंट छूटा तो शायद हो सकता है आपका कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाए। ठीक है, हो सकता है वही आपका सीटेट के एग्जाम में आ जाए। देखिए, इसी टाइप से, जिस टाइप से आपके सीटेट के एग्जाम में आता है, मैंने सेम बिल्कुल वैसे ही आपको पॉइंट लिए हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? वह एक द्रव जिससे क्या होता है, जिसमें से विद्युत धारा मीन्स इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो सके। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके मीन्स विद्युत धारा गुजर सकती है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं बिजली के सेल या बैटरी में, है ना, इनमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो आप देख सकते हैं, इन्हीं को हम, जो यही ऑब्जेक्ट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं द्रव्य जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक द्रव्य बोल दो या फिर कोई एक ऐसा आप लिक्विड बोल सकते हो कि जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से गुजर सकता है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, जैसे कि टैप वाटर हो गया, एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ठीक है, कॉमन सॉल्ट हो गया, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन हो गया। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीटेट के एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा। आपको सीटेट के एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम्पल 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें ये एग्जाम्पल्स दो में एग्जाम्पल दे दिए उन्होंने और 2 में एग्जाम्पल नहीं होंगे। फिर उनमें से बोल दिया जाएगा, बताइए इनमें से कौन कौन से कथन जो है वो सही है एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको अगर सारे पता होंगे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ये सभी जो है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है फ्रेंड्स, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और अपने फ्रेंड्स जो भी आपके जानकारी में हैं, जो भी सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी साइंस स्ट्रीम से हैं, उन तक भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा, अब क्या है आपका, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये। ठीक है, क्या है अब ये? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो एक ऐसा यौगिक होता है जो जलीय और पिघली हुई अवस्था, मतलब मेल्ट स्टेज में अभी वो क्या होता है, विद्युत धारा मीन्स विद्युत का प्रभाव, इलेक्ट्रिक करंट का क्या करता है, वो संचालन नहीं करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स उस करंट को फ्लो होने देते हैं, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। ऐसे जैसे आप देख सकते हैं कई आणविक यौगिक हो गए, जैसे कि चीनी हो गया, एथेनॉल का, है ना, चीनी हो गया, एथेनॉल हो गया, ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अच्छा, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, मैं यहाँ बता दे रही हूँ, शायद मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ देखो, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है ना, शर्करा, ये चीनी में आ जाता है ना, चीनी हो गया, देखिए ये एथेनॉल हो गया, है ना, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से ठीक से पढ़िएगा। ज्यादातर जिस चीज की आने की संभावना है वही मैंने वीडियो में डाला है, फालतू की कोई भी चीज नहीं डाली है, और जो भी कंटेंट लिया है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही लिया है। तो आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स समझ में आ गया कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? ऐसा यौगिक है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसा यौगिक होता है जो जली या फिर मेल्ट स्टेज में या फिर लिक्विड स्टेज में, कैसे भी अवस्था में विद्युत का जो है वो संचालन नहीं करता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देता है, तो वो आपका हो जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो गए देख लीजिए। शर्करा हो गया, शर्करा में आपका लैक्टोज आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, सुक्रोज आ जाता है ना, एथेनॉल, मेथेनॉल। कार्बनिक सॉल्वेंट्स होगा, जैसे कि आपका एसीटोन हो गया, टोल्यून हो गया, आपका बेंजीन हो गया, यूरिया हो गया, है ना, ये जो है आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के क्या है, एग्जाम्पल हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, आ सकते हैं, इनकी बिल्कुल 99% आने की संभावना है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्योर वाटर। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको और बता दूं कि मैंने इस वीडियो में पूरा एक चैप्टर कवर किया है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पूरा चैप्टर मैंने पूरा कवर किया है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बने वो मैंने सारे इसमें डाल रखे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर जो होता है आपका, वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये ध्यान रखिएगा। प्योर वाटर क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मीन्स इससे जो होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट आसानी से इसमें फ्लो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट नहीं सॉरी, प्योर वाटर में
इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्योर वाटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन जो आपका अशुद्धियों से युक्त जो होता है उसमें विद्युत करंट जो होता है, आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो आसानी से फ्लो हो जाता है, यानी वो विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में और कई बार आ भी चुका है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस में सब्सटेंस में केमिकल चेंज होता है। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्या होता है उसमें, केमिकल चेंज होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, ऐसे क्वेश्चन में आ जाते हैं, हमेशा अक्सर आता है कि बताइए इलेक्ट्रोलाइसिस सब्सटेंस जो बनता है, इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है विद्युत अपघटन की, उसमें जो सब्सटेंस बनता है तो ये किस प्रकार का चेंज है, केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, तो ये केमिकल चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अम्ल युक्त जल में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया हो सकती है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करके जल और जो जल होता है वो किसमें टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन में टूट जाता है। जल यानी इसमें क्या है, H2O, ये जो H2O होगा ये किसमें टूट जाएगा, ये टूट जाएगा आपका किसमें, ऑक्सीजन में टूट जाएगा और आपका हाइड्रोजन में टूट जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ये टूट जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पिघले हुए कॉपर क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पर निकलने वाला पदार्थ कौन सा होता है, अच्छा वो होता है क्लोरीन, और कैथोड पर जो पदार्थ जमा होता है वो होता है कॉपर। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉपर क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस में जो प्रक्रिया होती है विद्युत अपघटन की, उसमें क्लोरीन कहाँ पर, मतलब कहाँ से निकलता है, तो ये तो एनोड से निकलता है। ये भी पूछ लिया जाएगा एनोड से निकलने वाला पदार्थ कौन सा होता है, वो क्लोरीन होता है, और कैथोड पर जमा होने वाला पदार्थ कौन सा होता है, कॉपर होता है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिलेक्टेड है और मुझे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट लगा। मैंने इससे जितने भी एनसीईआरटी की बुक से मुझे लगता था कि सिलेक्टेड पॉइंट है, तो मैंने उनको आपको इस वीडियो में डाल दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये एनोड लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, एनोड। एनोड पर बबल के साथ ब्लीचिंग पाउडर जैसी स्मेल, स्मेल मीन्स गंध, है ना, ब्लीचिंग पाउडर जैसी स्मेल के साथ एक गैस जो निकलती है वो कौन सी होती है, क्लोरीन होती है। कौन सी गैस होती है वो, क्लोरीन। एनोड पर बबल्स के साथ ब्लीचिंग पाउडर जैसी स्मेल के साथ जो गैस निकलती है वो क्लोरीन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैथोड पर रेडिश सब्सटेंस जमा होता है जो कि क्या होता है, कॉपर होता है। ठीक है, कैथोड पर सब्सटेंस जो जमा होता है कैसा, रेडिश। अच्छा, ये तो मैंने अभी ऊपर बताया था कि कैथोड पर जो जमा होने वाला पदार्थ होता है वो क्या होता है, कॉपर। लेकिन कॉपर आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कैसा होता है, रेडिश होता है, वो कैसा होता है उस टाइम पर, वो कैसा होता है, रेडिश, और धीरे धीरे उसके बाद क्या होता है, उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कुछ समय बाद कॉपर क्लोराइड कॉपर और क्लोरीन में टूट जाता है। ठीक है, कॉपर क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन होता है तो वो किसमें टूटता है, वो कॉपर और क्लोरीन में टूट जाता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेस और अम्ल, यानी क्षार और अम्ल, क्षार और अम्ल या फिर बेस या फिर एसिड जब पानी में घुलते हैं तो वे विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। अच्छा, अब ये भी आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो अम्ल और क्षार में बहुत ही अच्छे से फ्लो होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अम्ल और क्षार में इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही अच्छे से फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है तो वो क्या होते हैं, विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ अच्छा, उदाहरण के लिए क्या हो गया आपका, देख सकते हैं आप यहाँ पर जूस हो गया, विनेगर हो गया, है ना, ये जूस हो गया, ये विनेगर हो गया, एक्वस सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, एक्वस पोटेशियम हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं किसके, कुछ अम्ल और कुछ क्षार जो हैं उनके एग्जाम्पल हैं, और इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, मीन्स ये विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जब प्योर डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिए। सीटेट के अकॉर्डिंग जब प्योर डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है तब बल्ब नहीं जलता है, और जब हम एसिड मिला देते हैं तो बल्ब जलने लगता है। ऐसा क्यों होता है, बताइए ऐसा क्यों होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्योर डिस्टिल वाटर में जब इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है तो बल्ब नहीं जलता है, लेकिन जब हम इसमें प्योर डिस्टिल वाटर, मैंने अभी ऊपर आपको एक पॉइंट क्लियर किया था कि प्योर डिस्टिल वाटर मीन्स प्योर वाटर क्या होते हैं, वो विद्युत के कुचालक होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन जब इसी प्योर वाटर में बहुत सारी अशुद्धियां आ जाती हैं, है ना, जब इसी प्योर वाटर में बहुत सारी अशुद्धियां आ जाती हैं
तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है। लेकिन जब वो बैटरी में जब ये प्योर डिस्टिल्ड वाटर होता है, इसके इलेक्ट्रोड को इसमें डिप करते हैं जब हम, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, मीन्स बल्ब नहीं जलता है। लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि कुछ बेस और कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, जिनको अगर हम उस जल में मिला दें, प्योर वाटर में मिला दें, तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो जब हम इसमें एसिड मिला देते हैं तो बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा, सिर्फ बिकॉज ऑफ दिस, है ना, सिर्फ इसी वजह से वो जलने लगेगा, क्योंकि उसमें एसिड और बेस जो है वो मिल गया, एसिड या फिर क्षार जो है उसमें मिल जाता है। तो उसमें क्या मिलाया हमने, एसिड मिलाया, तो वो बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। क्योंकि कुछ अम्ल और कुछ क्षार जो होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, इसी वजह से वो बल्ब जलने लगता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। ऐसा डिस्टिल वाटर की पुअर कंडक्टिविटी के कारण होता है। हाँ देखिए, मैंने ये पॉइंट डाला है, क्यों होता है ये पुअर कंडक्टिविटी के कारण होता है। किसके कारण होता है, ऐसा डिस्टिल वाटर की पुअर कंडक्टिविटी के कारण होता है। ये पॉइंट कब आएगा, जब आप ये कहेंगे कि जब उसमें ये पूछा जाएगा कि प्योर डिस्टिल वाटर में अगर इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है तो बल्ब नहीं जलता है। तो क्यों नहीं जलता है, क्योंकि वो पुअर कंडक्टिविटी होती है उसकी इलेक्ट्रिसिटी के प्रति, ठीक है, इसलिए नहीं जलता है। और एसिड मिला देते हैं तो वो जल जाता है। क्यों जल जाता है, क्योंकि जो एसिड और बेस होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। डिस्टिल वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, डिस्टिल वाटर, अभी मैं ऊपर भी बता चुकी हूं, डिस्टिल वाटर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। मेटल की सबसे बाहरी लेयर में प्री इलेक्ट्रॉन एजेंट होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे बाहरी लेयर में क्या होते हैं, प्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मीन्स उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट मतलब उपस्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। फ्री इलेक्ट्रॉनिक्स के मूवमेंट से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब देख लेते हैं हम यहाँ पर, टैप वाटर जो होता है, जो नल का पानी आता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें अशुद्धियां मिली हुई होती हैं, उसमें सॉल्ट होता है ना। तो ये सॉल्ट क्या हो गया, कुछ बेस जो क्षार हो गए, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो टैप वाटर होता है उसमें अशुद्धियां होती हैं, उसमें सॉल्ट होता है, जिस वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेटल एंड सम नॉन मेटल सच एज ग्रेफाइट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स जैसे कि ग्रेफाइट, ये भी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। अच्छा, इंसुलेटर देख लेते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, जैसे इंसुलेटर कैसे होगा, ड्राईवुड हुआ, प्लास्टिक हुआ, रबर, वूल, है ना, एंड कॉटन। और कुछ इंसुलेटर्स होते हैं जैसे कि इंसुलेटर तो पता है क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं मीन्स वो पदार्थ जिनमें कि वो सब्सटेंस जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है ना, जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जैसे कि वुड हुआ, प्लास्टिक हुआ। अच्छा, जो हमारे बहुत सारे कुछ बर्तन होते हैं, जैसे कि आपका कुकर हो गया, है ना, कुछ पैन्स वगैरह, कढ़ाई वगैरह, उनके जो हैंडल बनाए जाते हैं वो इसी वजह से किसके बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के या फिर रबर के बनाए जाते हैं, जिससे कि उनमें जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो हीट है, वो उनके अंदर उसमें ज्यादा फ्लो ना हो पाए, है ना, इसी वजह से बनाए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इंसुलेटर आर यूज टू मेक हैंडल्स। हाँ देखो बताया यहाँ पर, इंसुलेटर्स आर यूज टू मेक हैंडल्स ऑफ केटल्स, प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर्स, ठीक है। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैं बार बार आज की वीडियो में आपसे कह रही हूँ, जितने भी पॉइंट्स लेकर आई हूँ सीटेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो भी साइंस स्ट्रीम से हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको शेयर भी कीजिए, बहुत सारे लोगों तक आप समझ लीजिए कि शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी कुछ यूज हो जाए, उनके भी कुछ काम आ जाए। अगर आप किसी के थोड़ा सा काम आ जाते हैं तो वो समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप एक वीडियो शेयर कर देंगे तो उसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि सामने वाले को बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ आर्टिकल्स जैसे कि हो गया आपका अच्छे दिखने के लिए या जंग से बचाने के लिए किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं। किसका प्लेट यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं। अच्छा, प्लास्टिक और मोम और जो कुछ पेंट का यूज करते हैं वो भी धातु की सतह पर जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है।
तो ये पॉइंट्स थे आज के, और भी हैं, बस इतना ही है। चलिए अच्छा फ्रेंड्स, तो अब हम आपको बताते हैं कि जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि सीटेट के एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ आपको न्यूज़ देनी थी। तो फ्रेंड्स, आपके सीटेट के एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये प्री एडमिट कार्ड हैं। प्री एडमिट कार्ड से मतलब है कि आपके वो प्री एडमिट कार्ड से यहाँ पर मतलब है कि इसमें आपको जो है वो सिर्फ इसमें जो है आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ आपका सेंटर किस जगह पर गया है। ठीक है, आपका सेंटर बताएंगे आपको कि कहाँ पर गया है, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा। ठीक है, किसी किसी में बताया गया है पर नहीं बताएंगे। ज़्यादातर है कि अब ऐसा होने लगा है कि वो आपको सेंटर नहीं बताएंगे, आपको सेंटर का नाम नहीं बताया जाएगा, आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है। ठीक है, आपको उस जगह का नाम बताया जाएगा, सिर्फ सेंटर का नाम नहीं बताया जाएगा। ठीक है, आपको उस प्लेस का नाम बताया जाएगा कि आपका सेंटर जो है वो कहाँ गया है। सिर्फ आपको प्लेस का नाम बताया, जैसे कि मान लो आगरा गया हो, लखनऊ गया हो, झांसी गया हो, ठीक है, ऐसे कई जगह, ग्वालियर गया है। ठीक है, तो ये आपको बताया जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपके सेंटर का नाम क्या है। ठीक है, आपको सेंटर नेम वहां पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके प्री एडमिट कार्ड हो गए सीटेट के। क्या होगा, ये आपके सीटेट के आपके प्री एडमिट कार्ड हो जाएंगे, जिनके बारे में आप ऑनलाइन जाकर सीटेट की वेबसाइट पर जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि मैं आपको देनी थी। देखिए, बहुत ही कम समय बचा है, कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट मिल सके आप उसको पढ़ लीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से। और सबसे मेन और सबसे बेस्ट चीज़ है कि जो भी अभी तक आपने पढ़ा उसका रिवीजन आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अपने वीडियो में साइंस के जितने भी वीडियोस डाले हुए हैं वो सारे सीटेट की एनसीईआरटी की बुक से ही डाले हुए हैं। आपके क्लास 6, 7, 8 की बुक का जितना भी कंटेंट था, जितना भी मैं लेकर आ सकती थी, वो मैं लेकर आई हूँ और मैंने अपने वीडियोस में डाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियोस को एक बार देखकर ज़रूर जाइएगा। मैं 100% कह सकती हूँ, 99% तो श्योरिटी कह सकती हूँ कि मेरे वीडियो से आपको साइंस का बहुत सारा कंटेंट देखने को आपको सीटेट के एग्जाम में मिलेगा पक्का। तो आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक ये भी है कि आप सीटेट की वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड वहां से चेक कर लीजिए। प्री एडमिट कार्ड जिसको कहेंगे हम लोग, जहां पर आपको सिर्फ जगह का पता चलेगा कि आपका एग्जाम कहां पर है, लेकिन सेंटर का आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो आप और ये सेंटर का आपको सिर्फ 1-2 दिन पहले ही आपको पता चलेगा कि आपका सेंटर कहां पर है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो जो कि मैं आपके लिए लेकर आई। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई भी पॉइंट्स क्लियर ना हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।